अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत चंद रोज़ में पूरी होने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। मुकदमात के बावजूद सियासतदानों से धेले की रिकवरी नहीं हो सकी, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। मुद्दत मुलाजमत में तोसी कानून में नहीं है, लेकिन फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। नैब कानून में तरमीम करना होगी, फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और अपोजिशन शोर मचाएगी, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। एहतसाब के अमल पर उंगलियां भी उठेगी, लेकिन क्या करें, चेयरमैन नैब यही चाहिए। अवाम में मतनाज़े कवानीन और मुनसिफ अपना असर खो देते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब यही चाहिए। तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक इदारा मजबूत नहीं कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन क्या करें, हमें तो चेयरमैन नैब यही चाहिए। तहरीक इंसाफ के इंसाफ पर भी एतराज़ात उठेंगे, फिर भी चेयरमैन नैब यही चाहिए। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन नैब यही चाहिए। और इस चेयरमैन नैब को लगाने के लिए, यानी तौसीह देने के लिए, आखिरकार सदारती ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है, जिसे मुमकिना तौर पर कल वज़ीर आज़म को पेश करके दस्तखत के साथ सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा। मौजूदा चेयरमैन नैब का टेन्योर पूरा होने से सिर्फ 2 दिन पहले, यानी आज शाम तक, हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि अपोजिशन लीडर चूँकि नैब के मुल्ज़िम है, इसलिए उनके साथ मुशावरत करना मुनासिब नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना मीटिंग के बाद इस बात का बरमला इजहार किया। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा, जो इस लकूना को दूर करेगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद ही लम्हों में नैब का वो मुल्ज़िम जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड से क्लीन चिट मिली है, लेकिन अब हुकूमत के कुछ वज़रा ये कह रहे हैं, जैसे फ़ारूक नसीम ने कहा है कि उनसे मुशावरत होगी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी। और मुशावरत ना करने की खबर को मुशीर कानून बाबर अवान ने प्रोपेगेंडा करार दिया। हालांकि मुशावरत ना करने की खबर कोई और नहीं, उनके अपने साथी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया से बात करते हुए ये खबर फैला रहे थे। बहरहाल वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने भी नए सदारती ऑर्डिनेंस के मंदरजात के बारे में बताते हुए वाज़ेह किया है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए ही हटाया जा सकेगा। नंबर 3, चीफ एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन लीडर के दरमियान डेडलॉक की सूरत में वही चेयरमैन नैब ओहदे पर कायम रहेंगे। नंबर 4, मुकर्ररा मुद्दत में अगर फैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन की तर्ज पर मामला पार्लिमानी कमेटी में भेज दिया जाएगा। अब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम भी आएंगी और शहबाज शरीफ से मुशावरत भी होगी, और अगर अपोजिशन और मुशावरत में अपोजिशन लीडर ना माने तो ये उन्हें नाकाबिल कबूल यही चेयरमैन बर्दाश्त करना होंगे। फिर इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, बहरहाल हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस का मुजव्वज़ा जो मुसवदा है वो तैयार कर लिया है, कल पेश किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उस पर दस्तखत करेंगे, फिर सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है सर, वो ये कि कुछ वज़रा कह रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं भी शहबाज शरीफ से मुशावरत कैसे हो सकती है। अब चोर से पूछा जाए कि तुम्हारा तफ्तीशी कौन लगे, ये बात बिल्कुल गलत है। फ़ारूक नसीम कहते हैं कि नहीं, इसमें ये बात शामिल है इस मुसवदे में कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। तो सर ये क्या कन्फ्यूजन है? हुकूमत कन्फ्यूजन फैला रही है, कन्फ्यूज कर रही है, ये हो क्या रहा है? इसमें दरअसल एक और कानून के तहत जो असूल वज़ा किए गए थे
उसको एक दूसरे कानून के पर नाफिज करने की या लगाने की मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही है। एक कानून ये है, ये कंसल्टेशन का लफ्ज है। हाँ। कि वो था पहले ये होता था आइन में कि हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज वो अपॉइंट सदर उसको मुकर्रर करेंगे इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस सदर मुकर्रर करेंगे। सही। तो अमूमन चलता है, रिवाज ये था कि सदर ने फ़ोन उठाया, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि ये इत्तेज़ाज़ एहसन अच्छा वकील है, मेरे ख्याल में इसको हाई कोर्ट का जज बना लेना चाहिए, आपकी क्या राय है? वो चीफ जस्टिस साहब ने राय दी कि मेरी राय ये है कि वैसे अभी कमज़ोर है, अभी उम्र इसकी काफ़ी पड़ी है, तो इसको बाद में 2 साल बाद बना लेंगे। प्रेसिडेंट साहब ने फ़ोन नीचे रखा और दस्तखत कर दिए नोटिफिकेशन के, इत्तेज़ाज़ एहसन जज बन गया है। हाँ। और इसमें एक जुमला लिख दिया, आई हैव कंसल्टेड द चीफ जस्टिस। ये एक ज़माने में बड़ी रवायती तरीका था। सही। फिर जजेस ने 1996 में एक फैसला दिया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़्यादातर मुनसर था कि सुप्रीम को ये जजेस की अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन का जो लफ्ज़ है ये वैसे तो राय लेने के तक महदूद है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इस मसले में और इस निस्बत से ये कंसल्टेशन का लफ्ज़ जो है ये बाइंडिंग है, यानी एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वो अगर किसी को रद्द दे तो वो प्रेसिडेंट उसको ये नहीं कह सकता कंसल्ट कर लिया चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस की बात हावी होगी। सही। अब ये कंसल्टेशन के लफ्ज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ इस्तेमाल किया गया जहाँ चीफ जस्टिस के मशवरा लेना था। सही। अब नैब के ऑर्डिनेंस में आया है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ नैब आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब प्रेसिडेंट ने 2 को अपॉइंट कर, 2 को कंसल्ट करना है, जाहिर है दोनों में से किसी की बाइंडिंग नहीं हो सकती, एडवाइस फाइनल नहीं हो सकती। बाइंडिंग का जो है वो यहाँ इस कंसल्टेशन पे लगता नहीं है। और गवर्नमेंट एक और चीज नहीं डाली है ना कि आप जो नई ये तरीकाकार ला रहे हैं वो ये है कि ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर नैब के मुल्जिम नहीं होंगे। अगर इन्होंने आपस में मुशावरत करनी है तो ना ऑपोजिशन लीडर पर कोई केस होना चाहिए, ना ही लीडर ऑफ द हाउस पे केस होना चाहिए। नहीं, फिर तो कोई भी नहीं होगा ना। मुशावरत तो जैसे बाबर अवान साहब और लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, मुशावरत तो ये करेंगे, ये इन्होंने मेरा ख्याल है सोच लिया है। और वो जो राय थी फवाद चौधरी वाली वो रद्द हो चुकी है कि चूंकि उसके खिलाफ अपोजिशन लीडर के खिलाफ केसेस हैं तो इसलिए उसे मुशावरत नहीं करनी। मुशावरत तो उसी से करनी है, वो अच्छा है बुरा है, वो उसके खिलाफ केस हुआ है, केस का उसके खिलाफ। अगर इस हटके में पूछूं जॉय साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है ये मामला? क्या जी? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है मामला जो फवाद चौधरी ने सवाल उठाया है कि चोर से कैसे पूछेंगे तफ्तीशी कौन सा लगाएं? ये तो फवाद चौधरी तो बहुत ही इंतहाई बात कर रहे हैं ना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जिक्र है कानून में कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मशवरा करें। वो कहते हैं अपना आप लीडर बदलें, ऑपोजिशन को कह रहे हैं। नहीं, वो लीडर किस तरह कह सकते हैं? वो ये गलत है। ये नहीं, जो राय अब दी है बाबर अवान साहब ने और लॉ मिनिस्टर ने, वो ज़्यादा बेहतर राय है गवर्नमेंट को इस कानून पे रहने के लिए। हालांकि उससे भी बंदा मोतरज़ हो सकता है और कंसल्टेशन का मीनिंगफुल होने के तहत ज़्यादा बहुत सारे नाम बैठ के
और कम से कम फाइलों को पे लिख के एक दूसरे को भेजने चाहिए, उनको जस्टिफाई करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को कम से कम कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और माय डियर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लिख के, कोई ये नहीं कि तस्लीम ही ना करे प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। या अगर बनाना है किसी को प्रेसिडेंट ने, तो दोनों को कंसल्ट करके बनाना है। राय इस वक्त आपको नहीं लगता बड़ा सोच समझ के बनाया है? ऑपोजिशन को घेरने की कोशिश की गई है। आप देखें, अगर मुशावरत, अब ऑपोजिशन तो नहीं चाह रही है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को जो है ना तौसी मिले, लेकिन जो ऑर्डिनेंस में जो मुसविदा लेकर आ रहे हैं उसमें ये है कि अगर मुशावरत नहीं होती, कामयाब नहीं होती, मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में, तो ये मामला तो सारा लिंगर ऑन हो जाएगा। आपको लगता है कि इनमें मुशावरत हो जाएगी, फिर पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा मामला, वहाँ पे भी हल हो जाएगा? वहाँ पे भी नहीं होता तो तब तक जो है ना वो चेयरमैन नैब मौजूदा काम करते रहेंगे जब तक नए का फैसला नहीं होता। ये तो बड़ा सोच समझ के घेरा गया ऑपोजिशन को। मौजूदा चेयरमैन नैब जो है, अगर इस ऑर्डिनेंस को अमेंड नहीं किया जाता, हाँ, तो मौजूदा चेयरमैन नैब की कलम में जो नैब की स्याही है वो 10 अक्टूबर यानी 3-4 दिन बाद, हाँ, वो बिल्कुल जम जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कोई उसके पास इख्तियार नहीं होगा नैब का, और नैब का इख्तियार करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर वो एक बहुत बड़ा उस पर मुकदमा बन सकता है। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दें उसकी एक्सटेंशन का, और या एक्सटेंशन का या रीअपॉइंटमेंट का, या वो एक्सटेंशन की क्लॉज हटा दें उसके तहत। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने चल सकता है। 4 महीने में मेरे ख्याल में, बहरहाल जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऑपोजिशन चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर जावेद इकबाल क्या इरादा रखती है इस बारे में? दस्तखत भी करने, पीपल्स पार्टी क्या इरादा रखती है? पीपल्स पार्टी भी इसको चैलेंज करने का इरादा रखती है, हर तरह, हर कानूनी अंदाज से इसकी मुखालफत करने का इरादा रखती है। और लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल निकालेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन किस्म की हुई है, जिसके कोई नताइज मैं नहीं समझता मरतबा अच्छे आए हैं। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो जाहिर है तब तक तो फिर वही मौजूदा चेयरमैन तो काम करते रहेंगे जब तक मामला चलता रहेगा वहाँ पे कोर्ट में भी। वो ऑर्डिनेंस के तहत अमेंडिंग ऑर्डिनेंस के तहत शायद करते रहें। हाँ। पर मेरे ख्याल में अगर अमेंडिंग ऑर्डिनेंस के तहत भी जावेद इकबाल ने काम जारी रखा है चेयरमैन, तो उनको कोई, उनके बारे में कोई ऑब्जर्वेशंस, एडवर्स ऑब्जर्वेशंस आएंगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन को एतराज क्यों है इनकी एक्सटेंशन को लेकर? क्यों ऑपोजिशन ये चाहती है कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए? इजाजत ही नहीं देता, कानून ही नहीं इजाजत देता, तो किस तरह? तो वो इसीलिए कानून कहता है अमेंड करना चाहते हैं। कानून कहता है नॉन एक्सटेंडेबल टर्म, एक्सटेंड ही नहीं हो सकती। इसका मतलब है एक दिन के लिए भी वो इसके बाद चेयरमैन नैब के फराइज अंजाम नहीं दे सकते, एक दिन के लिए भी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस आ भी जाता है, ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस की भी मुद्दत, एक ख़ास टाइम होता है, मुद्दत होती है, 2 बार आप उसको जो है ना वो एक्सटेंड कर सकते हैं और उस ऑर्डिनेंस को। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि नया चेयरमैन नैब लाना ही पड़ेगा। कब तक आप ये एक्सटेंशन ऐसे देंगे ऑर्डिनेंस के जरिए, यही बात है? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये ऑर्डिनेंस भी ले आते हैं, हाँ, मेरी ख्याल में ऑपोजिशन बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। सही। और ताकि ये कोई एक दस्तखत भी अपनी मियाद के बाद ना कर सके, और ये इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश ही ना कर सके, और वहाँ से कोई हुक्म इम्तनाई मिल जाए। पर बिल आखिर ये फैसला इसका, आपको लग रहा है इसका वही हाल होना है जो ऑर्डिनेंस, जो ओपन बैलेटिंग को लेकर जिस ऑर्डिनेंस का हुआ था, वही हाल होगा इसका भी? नहीं, वो
ये इसका हाल ये होना है कि बुनियादी तौर पे बहुत सारे और भी ऐसे मसाइल हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जैसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट ही किया है। ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलके और सुप्रीम कोर्ट को ये एक मौका दे रहे हैं कि वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक खला को उसमें स्ट्रक्चर को क्राफ्ट करें कि क्या वही पिछला नैब का चेयरमैन है वो जारी रखेगा काम जब तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आती। कई कानून में ये लिखा गया होता है। द प्राइम मिनिस्टर का बुनियाद, अब तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, पर पहले यही होता था, आइन में लिखा था कि द प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। तो वो अपनी मियाद के बाद भी प्राइम मिनिस्टर रह सकता था। सही। तो लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसी कोई शिक इसमें नहीं है और ये लेके जाएंगे अपने अपने मौक़िफ़ पे, जिसको ये वरना तो कह लेते हैं बयानिए, अपने अपने बयानिए पे अगर मैं शायद खाकान अब्बासी की ज़बान इस्तेमाल करूँ, मसला मामला सिर्फ यही है कि अपने अपने मौक़िफ़ पर ये दोनों चूँकि डटे रहेंगे, इसलिए ये मामला मेरी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक और बात बताएं, वरना इनको हुकूमत ने जो एक बयानिया बनाया, जो एक उन्होंने उनकी एक लाइन थी शरीफ बरादरान की करप्शन को लेकर, खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी वो यही सोच रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन से जो एक फैसला उसको कह दें या उनकी ऑब्जर्वेशन कह दें कि हमें कुछ नहीं मिला तो हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये तकवीत नहीं मिलती शरीफ ख़ानदान के इस मौक़िफ़ को कि हमें वाकई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ना हमने करप्शन किया है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है हमारे पास, तो कैसे हम मुल्ज़िम हैं? किसी हद तक ज़रूर उनको ये उनके मौक़िफ़ को एक तकवीत मिलती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ दूसरी जानिब वो कुछ पेश तो करे ना, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट भी पेश कर दें कि ये हमारी मनी ट्रेल है। उन्होंने बयान दिया, एक बयान दिया है उसमें नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ साहब ने, ये है वो सबूत, वो आज तक नहीं नज़र आए। फिर उन्होंने 2 मरतबा कौम से खिताब किया टेलीविज़न पे, कोई सबूत कोई नहीं दिया, कोई नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने उनके बेटे, एक ने कहा है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है प्रॉपर्टी, दूसरे बेटे ने कहा है कि ये मैं तो यहाँ किराएदार के तौर पे रहता हूँ और किराया कहाँ से आता है ये मुझे पता नहीं, पर पाकिस्तान से कहीं से आता है, कितना है ये भी पता नहीं, पर मैं किराएदार के तौर पे रहता हूँ। साबित तो उनको करना है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ही आपकी इतनी कमज़ोर है, नैब ने अगर आप पे इल्ज़ाम लगाया, नैब पकड़, तो साबित में तो नैब ने करना है ना। नहीं, ये जो कवानीन होते हैं ना असासों के, हाँ। असासों से मुतालिक हाथ देखा 1947 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ना, उससे भी लेके और उससे पहले का भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें जिसके असासे हों उसको बयान करना पड़ता है कि मैंने किस तरह ये खरीदे और हासिल किए। किसी ने तोहफतन दे दिए, किसी ने किसी से खरीदे, कोई विरासत में मिले, किस तरह मिले, ये बारे सबूत एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है अमूमी कानून से कि जहाँ बारे सबूत मुल्ज़िम पे होता है। तो अगर मुल्ज़िम के आप मेरे पर दिखा दें कि 40 अरब के असासे हैं, तो वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि टैक्स तो मैं करोड़ों में देता रहा हूँ पर एज अ वकील, लेकिन ये अरब रुपयों के असासे किस तरह मेरे पास आ गए। सही। चॉइस ऑफ पेंडोरा लीक्स में से कुछ निकलेगा जी? पेंडोरा लीक्स में जिन जिन हुकूमती शख्सियात के नाम आए, आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा, या ऑपोजिशन की जो एक उम्मीद थी वो तो तभी दम तोड़ गई जब प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं आया, लेकिन कुछ वज़रा के नाम आए, आपको लगता है कि कोई मुश्किल पैदा हो सकती है? पेंडोरा वालों के तो आजकल मजाक बने हुए हैं। हाँ। आजकल लोग जो है वो इस बात पे अफसुर्दा है। मुझे दोस्तों के फ़ोन आए, यार बड़ा अफसोस है। मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरा नाम ही नहीं आया पेंडोरा लिस्ट में।
अब लोग कोई खाइफ नहीं है पंडोरा लिस्ट या पनामा लिस्ट या किसी लिस्ट से, क्योंकि खाइफ इसलिए नहीं है कि कोई एक तो कोई नहीं हो रही एहतसाब नहीं हो रहा, कोई पूछा नहीं जा रहा, स्वाय यहाँ पाकिस्तान में हुआ है। वरना दूसरी तरफ इतने इतने बड़े बड़े लोगों के दुनिया में नाम आ गए, अब कहाँ पंडोरा बॉक्स और पंडोरा लिस्ट में का कुछ। वैसे पनामा में 400 पाकिस्तानी थे, इसमें 700 हैं। इसमें 700 है। हाँ। तो वो आजकल तो फोन सुना है, फोन करते हैं एक साहब अगर के हेलो भाई कौन बोल रहा है, यहाँ मैं पेंडोरा 705 बोल रहा हूँ, वो पनामा 520 घर पे है कि नहीं है। वो इस किस्म ये इन लिस्टों का तो अब मजाक ही बन रहा है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत बज़िद क्यों है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को ही एक्सटेंशन दी जाए? आपको नहीं लगता कि हुकूमत पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट करना चाहती है कानून में, और इस तरह की चीज़ें तजवीज़ की गई हैं मुसव्विदे में जो आज तैयार हुआ है, कि जिससे ये लगता है कि एक तरफ मुशावरत भी चलती रहेगी, काम भी करते रहेंगे मौजूदा चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला चला गया तो जब तक वो मामला हल नहीं होता ये चेयरमैन काम करते रहेंगे। क्यों हुकूमत बज़िद है कि यही मौजूदा चेयरमैन आगे काम करते रहें? देखिए, हुकूमत जो है वो अपने आप से खेल रही है, अपनी क्रेडिबिलिटी उसकी दांव पर है। मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं उनके बारे में ऑपोजिशन जो है जो कहती रहती है वो तो रखें एक तरफ, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि उनकी मुद्दत में तोसी ना की जाए। उनको 4 साल गुजरने के बाद घर चले जाना चाहिए। अब यकतरफा तौर पर तरामीम के ज़रिए से अगर उनको तोसी दी जाएगी तो नैब की क्रेडिबिलिटी मज़ीद दांव पे लग जाएगी, और उसके साथ ही साथ हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि क्रिकेट में उनकी ये अचीवमेंट थी कि उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर मुकर्रर करवाए थे। तो अगर क्रिकेट के लिए न्यूट्रल एम्पायर की ज़रूरत है तो ये सियासत के लिए और एहतसाब के लिए न्यूट्रल एम्पायर की क्यों जरूरत नहीं है? शामी साहब वो कहते हैं ये मेरे लगाए हुए नहीं है, ये हमारे लगाए हुए नहीं है, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर लगाया था। वो 4 साल के लिए उनको लगाया था ना, ताहयात तो नहीं लगाया था। वो 4 साल की मुद्दत खत्म हो गई। अब नया शख्स जो है उसकी तकर्री होनी चाहिए। जब कानून में लिख दिया गया कि चेयरमैन की एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन शामी साहब साथ हुकूमत ये भी कहती है कि अगर हम सदारती ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, कोई गैर आनी है, कोई गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, और आप बात करें कि चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो घर चले जाएं, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन हुकूमत तो बात कर रही है भाई आप अपने ऑपोजिशन लीडर को जो है ना वो घर भेज दें, आप अपना ऑपोजिशन लीडर बदल दें, शहबाज शरीफ को चाहिए वो खुद ही जो है ना वो हट जाएं। हुकूमत तो ये बातें कर रही है। अपोजिशन लीडर भी बदल देना चाहिए, लीडर ऑफ दी हाउस भी बदल देना चाहिए। लीडर ऑफ दी हाउस जो है उनकी पार्टी के कई लोगों के रेफरेंसेस यानी दायर हैं वहाँ, उन पर उनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है नैब में, कई वज़रा के खिलाफ, वज़रा आला के खिलाफ। तो क्या फिर जो लीडर ऑफ दी हाउस है उसको भी ये हक नहीं पहुँचता कि वो तकर्रुर करे? देखिए, कानून में जब एक बात लिखी गई है तो फिर उसे फॉलो करना चाहिए। अगर किसी शख्स को सिर्फ आप इल्ज़ाम की बुनियाद पर
काम करने से रोकेंगे तो ये कानून का तकाजा नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन पर इल्जाम है, कोई चीज साबित नहीं हुई और ये इल्जामात वफाकी वज़रा पर हैं, ये इल्जामात वज़रा आला पर हैं, उनकी अपनी इंक्वायरी चल रही हैं, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस जो है उनका इस्तेकाक भी खत्म हो जाएगा, तो फिर तो हम एक क्राइसिस पैदा कर देंगे ना। बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर हुई ऑपोजिशन लीडर और अपने लीडर ऑफ द हाउस ने मिलकर की, आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस भी इनका चल रहा है, तो वो भी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुम्मे में आता था ना। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। हाँ। ना लीडर ऑफ द हाउस जो थे, अगर वो कहते कि मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा इस प्रोसेस में और एक आला मिसाल कायम करते, तो आज हम अपोजिशन लीडर से भी ये बात कर सकते थे। मगर जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके पैमाने अपने लिए और हैं, दूसरों के लिए और हैं। तो ऑपोजिशन अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है तो आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा, जैसे ओपन बैलेटिंग का सदारती ऑर्डिनेंस आया, चैलेंज कर दिया गया और वो खत्म हो गया? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को मालूम होगा अब इसे खत्म करे या ना करे, लेकिन जो नैब की साख है वो तो मजरूह होगी ना, उसे तो सदमा पहुंचेगा। अगर एक चेयरमैन जो है उनको हुकूमत यकतरफा तौर पर बरकरार रखना चाहती हो, तो फिर नैब के बारे में, उस चेयरमैन के बारे में सवालात पैदा होंगे। और अगर ये एहतसाब का अदारा जो है इसके ऊपर सवालात पैदा हो जाएं, तो फिर लोग तो समझेंगे कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे मुल्क में बार बार ऐसा हुआ है, पार्टी इन पावर जो है वो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है, और इस वजह से हमारे यहाँ ये जो कार्रवाइयाँ एहतसाबी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम रह गई है। तो हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और बेहतर तरीके से बिहेव करना चाहिए और अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आज एक वजीर कह रहे थे कि मुशावरत नहीं होनी चाहिए, एक चोर है उससे कैसे पूछ लेंगे, तफ्तीशी कौन सा लगाए। फरूक नसीम कह रहे थे कि नहीं, मुशावरत ऑपोजिशन लीडर से होगी। आपको लगता है रस्मन सी मुशावरत होगी ऑपोजिशन लीडर के साथ, क्योंकि हुकूमत ने तो तय कर लिया है कि मौजूदा चेयरमैन नहीं जो है ना वो कंटिन्यू करे, इसीलिए तो पर्सन स्पेसिफिक ये लॉ लेकर आ रहे हैं, तरमीम लेकर आ रहे हैं। तो मुशावरत आपको लगता है सिर्फ रस्मी सी ये मुशावरत होगी? देखिए, मुशावरत जो है रस्मी नहीं हो सकती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वो बामकसद होनी चाहिए, बामानी होनी चाहिए, नतीजा खेज होनी चाहिए। मुशावरत का मकसद ये है कि दोनों लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय से नाम तजवीज होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कंसेंसस मुशावरत का ये मतलब नहीं है जी, लगता नहीं है सर कि कंसेंसस होगा। हुकूमत तो क्योंकि ये आज ये वाजे कर दिया है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता, जब तक पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला नहीं होता, तब तक ये काम करते रहेंगे। तो जाहिर है फिर हुकूमत के तो फायदे में जाएगी ना चीज, डेडलॉक होता है नहीं होता, तो हर चीज उनके फायदे में। क्या होगा, अखलाकी साख मजरू होगी हुकूमत की। आपको लगता है कि हमारे यहाँ इखलाकियात मैटर करती हैं शामी साहब? आप दंगे फसाद को दावत दे रहे हैं ना। जब आपने अखलाकियात को रद्द किया है, पामाल किया है माजी में, उसका नतीजा क्या निकला है? बड़ी बड़ी मजबूत हुकूमतें जो हैं उनके खिलाफ तहरीकें उठी हैं और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो अगर माजी से कोई सबक नहीं सीखना और उसी गड्ढे में गिरना है जिसमें पहली हुकूमतें गिरती रही हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये कन्फ्यूजन है, इसको दूर करें कि चेयरमैन नैब के मामले को लेकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अब मुशावरत होगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि चेयरमैन नैब का मामला अभी आज फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किया था।
जो कानूनी चीजें हैं वो बिल्कुल होंगी, लेकिन एक खबर दी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद से शायद डिस्कशन कर रहे हैं चेयरमैन नैब के साथ, अपना ऑपोजिशन लीडर के साथ, तो उसको मैंने डिनाई किया था कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज नॉट इन एनी नेगोशिएशन, क्योंकि हमारा एक तरफ बड़ा क्लियर स्टांस है कि एक शख्स जो खुद नैब के केसेस भुगत रहा है, और वो कोई ऐसे सियासी केसेस नहीं है, बल्कि 7 अरब और 25 अरब की ऐसी टीटीज आई हुई हैं जो उनके ड्राइवर, उनके माली, उनके चौकीदार, उनके गनमैन के अकाउंट्स में 1.5, 2, 2.5 अरब रुपया आया हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी सिर्फ इल्जाम है, साबित कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ कि नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, अभी कुछ जो कातिल है उसको अदालत ने सजा नहीं दी। जब तक सजा नहीं दी तो टेक्निकली वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। लेकिन कई ऐसे कत्ल होते हैं जिसमें इतने वाज़ेह सबूत नहीं होते जितने इस केस के अंदर सबके सामने हैं। इसी तरीके से अब हम आंखें बंद करना चाहें तो हमारी मर्जी, लेकिन जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो आम केसेस नहीं है, उनमें बड़े वाज़ेह सबूत हैं। तो हुकूमत शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करना चाहती, लेकिन जिन्होंने मुसविदा तैयार किया वजीर कानून फरोग नसीम साहब, वो तो कह रहे हैं मुसविदे में लिखा है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। देखिए, कोई अगर हुकूमत के किसी लेवल के ऊपर कोई करना चाहे तो कर ले, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे ऐसे शख्स के साथ जो खुद चोरी और खुद नहीं। जब एक कानून में चीज मौजूद है कि करनी ही प्राइम मिनिस्टर ने है, लीडर ऑफ द हाउस थे, ऑपोजिशन लीडर ने जनाब, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कोई अपने ताई कैसे कर सकता है जब एक चीज कानून में मौजूद है? तो नहीं, मैंने आपको उसमें अब ये कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। अब आप मेरा गला पकड़ के तो नहीं कह सकेंगे ना कि अभी करके ये दिखाएं या ना। नहीं, मैं तो एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। मैंने भी आपके सामने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया वो ये किया है कि एक ऐसा शख्स जिसपे 25 अरब और 7 अरब, ये 2 केसेस हैं जो चोरी के, फ्रॉड के उसके ऊपर है और अकाउंट्स में पैसा आया हुआ है। आपने जब मुझे कहा कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ, आपने दुरुस्त बात की है ना वे, लेकिन इनावे वो बात बिल्कुल दुरुस्त इसलिए नहीं कि उनके अकाउंट्स में पैसा आया हुआ है, जुर्म हुआ है। ठीक है, मुझे एक और चीज फिर मुझे समझाएं ना, देखने वाले को, सुनने वाले को समझाएं। जब ऑर्डिनेंस का जो मुसव्विदा है उसमें लिखा है कि मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी, तो फिर इसका क्या मतलब है? आप तो कह रहे हैं कि नहीं होनी मुशावरत, तो हुकूमत की तरफ से तो कर लेगा मुशावरत, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बात करेंगे ऐसे शख्स के साथ जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं। ये तो तौहीन होगी कि आप उसके साथ मुशावरत करके, और एक चोर जो है अपने लिए जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस इदारे का हेड एक ऐसा शख्स लगाए जो खुद चोर है और मतलूब है और उसके अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है और उसको जवाब नहीं है उसके पास कि ये कहाँ से आया। ये ऐसे ही है किसी के घर के अंदर से चोरी की गाड़ी बरामद हो जाए और आप उससे पूछेंगे थाने का SHO कौन सा। चलिए, ये मिसालें तो सही दे रहे हैं आप, लेकिन मैं तो उस चीज़ की बात कर रही हूँ ना जो मुसव्विदा हमारे सामने आया, जो फरोग नसीम साहब की कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, उसके मुताबिक यही है कि मुशावरत ऑपोजिशन लीडर के साथ ही होगी और मुशावरत की शिक बरकरार रहेगी। या तो इन चीज़ों को बदले ना, फिर कल ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं आप लोग। मैंने आपको बताया ना कि जी वो तो मेरे पास अभी इनमें नहीं है, ऑर्डिनेंस जब आएगा तो वो आपके भी सामने होगा, मेरे भी सामने होगा, लेकिन जब तक वो आता नहीं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि आ रहा है ऑर्डिनेंस के नहीं आ रहा। तो जब आएगा तो हम सबके सामने होगा। लेकिन इस पॉइंट में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुशावरत अगर करनी हुई तो पहले भी असेंबली के लेवल पे दूसरी जगहों पर लोग जाके हमारे मुशावरत करते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जैसा शख्स जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं, जिसने इतनी लूटमार की हुई है उसने और उसके बेटों ने, 25 अरब और 7 अरब उसके अकाउंट्स में आए हुए हैं, उसके ड्राइवर। वो तो कह रहे हैं, वो आपने मरीम नवाज की उस दिन बात नहीं सुनी कि इंटरनेशनली सादिक और अमीन करार दिए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर वो नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया वो भी सबके सामने है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने। नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल रहा है और नोबेल इनाम भी मिल रहा है इनको, लूट मार का नोबेल अवार्ड भी। चलिए, अगर कहीं किसी की कोई चीज सामने अच्छी पॉजिटिव सामने आती है, उसको अप्रिशिएट करने से कोई आप लोगों के नंबर गिर तो नहीं जाएंगे? वो अब मैडम वो भी तो फिर अकल नहीं थे, मौजा वो भी पॉजिटिव नहीं थी। 2 साल तक एक मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से इनका बैंक बंद हुआ। आपका अगर मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से 2 साल बैंक बंद होगा या आपको कल जाते हुए चलान होगा आपका और बाद में जज उस चलान पे आपको छोड़ देगा तो आपकी जिंदगी में ये पॉजिटिव। लेकिन क्लैरिटी भी तो वहीं से मिली ना, अगर मशकूक कोई थी लेकिन क्लैरिटी तो मिल गई ना उनको। कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो फेक न्यूज रन की गई सारी। एक मशकूक ट्रांजेक्शन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीज किया गया और उसी को अनफ्रीज कर दिया गया बाद में। किसी अदालत ने बरी नहीं किया, शहबाज शरीफ का नाम नहीं था, सलमान शहबाज का वो अकाउंट था
और उसकी बड़ी लिमिटेड सिचुएशन थी जिसके अंदर उसको देखा गया। ना आपको 20 साल के अकाउंट्स देखे गए, ना 3 मुल्कों के अंदर अकाउंट्स देखे गए, सिर्फ उस दिन वैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और दिखाई, और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। एक एक चीज एक एक लाइन वो पढ़ के बता रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंटरनेशनल इदारे को लेकर बात करें, कोई भी उन्हें सू कर सकता है। ओ मैडम, उन पे ना यकीन किया करें, आपको बेवकूफ बना रहे थे, जैसे नवाज शरीफ ने पूरी कौम को बनाया था। वो भी सफे पढ़ रहे थे और कहा था हुजूर ये है वो जरा, बाद में किधर है वो डॉक्यूमेंट, चले आप दे दीजिए मुझे डॉक्यूमेंट। आप तब भी मौजूद थी, आप तब भी टेलीविजन देख रही थी और आपके सामने उन्होंने पार्लियामेंट के मेरे सामने तो अभी ये चीज है कि जितने भी इल्जाम हो शहबाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ तो बाहर घूम रहे हैं, साबित कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा मुझे। साबित कुछ नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब पे। नहीं, आप ये मुझे बताइए, तो साबित अभी ये भी तो नहीं हुआ कि वो मुजरिम नहीं है, अभी तो उनका केस चल रहा है, अब साबित क्या कर दें। फेक न्यूज की आप बात कर रहे हैं, फेक न्यूज तो आप लोगों ने उस दिन चलाई अपने सरकारी जराए टीवी पे, पीटीवी से। एक फेक न्यूज चल गई उस दिन, तो कितने हॉल पड़ रहे हैं। तो जो हमारी हुकूमत के बारे में 365 दिन पिछले 3 सालों ये जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है शहबाज गिल साहब। आप कहेंगे गलती हो गई, नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि फेक न्यूज नहीं चलनी चाहिए। हम ये शादिया हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि फेक न्यूज पे 10 करोड़ और 25 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। उससे आप ही लोग बात हैं। उस दिन भी किसी ऐसे ही शख्स ने फेक न्यूज फैलाई जो किसने फैलाई? सरकारी टीवी से चली जनाब? नहीं, सरकारी टीवी से नहीं चली, आपको यही गलत फहमी है। वो जो सरकारी टेलीविजन का चलाया गया है स्क्रीनशॉट, वो फेक न्यूज बना के सारे ग्रुप्स के अंदर स्प्रेड किया गया। वो पीटीवी नहीं था? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो पीटीवी नहीं था। पीटीवी ने वो बैनर नहीं चलाया हुआ, उसकी कलर टीवी नहीं है। आपके वुज़रा टीवी पे आके कह रहे हैं कि चली, बिल्कुल गलत हुआ, पूछना चाहिए किसने चली, किसके कहने पे चली। 2 चीजें चली उस दिन। एक, पीटीवी का जो एंकर बैठा हुआ था उसने कहा कि इत्तलात है कि 5 कंपनियां उसकी हैं, लेकिन उसके कहने से पहले पीटीवी का फेक बैनर बना के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजा गया। अच्छा, चलें, पीटीवी पर जो उस दिन नाम चल रहे थे पेंडोरा लीक्स को लेकर, उसमें सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों के जिनके नाम आए वो चल रहे थे। जो आप लोगों के तरफ से कुछ लोगों के नाम आए वो तो नहीं चल रहे थे। सबके चलने चाहिए, मेरा निकाल किसी ने रोका होगा। हमारे लोग तो खुद ट्वीट कर रहे हैं। अलीम खान साहब ने खुद ट्वीट किया, सुनते जाइएगा। 4 ही लोगों के नाम आए। शौकत तरीन साहब ने 5 मिनट के अंदर ऐसा जवाब दिया, अब आप दोबारा कोई नाम नहीं लेंगे उनका। अच्छा, उसके बाद आज मोहम्मद अल्लाही ने ऐसा जवाब दिया, दोबारा आप कभी नाम नहीं लेंगे। फैसल बॉर्डर ने ऐसा जवाब दिया। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करते थे ना कि इंडिपेंडेंट टीवी चैनल बनाऊंगा बीबीसी की तर्ज का पीटीवी को, तो इक्वलिटी होनी चाहिए ना। जहां अपोजिशन के नाम आ रहे हैं वहां हुकूमती लोगों के भी नाम चला दें। ऐसे ही ना हल्कान हो जाया करें आप। आप बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन दूसरी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बिल्डिंग के बाहर पुलिस ने एहतजाज करते यंग डॉक्टर्स को उन्हीं के अस्पतालों में पहुंचाया, लेकिन सही सलामत नहीं बल्कि तोड़फोड़ करके। खूब लाठी चार्ज और आंसू गैस चली। डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके गाड़ियों में भी डाला गया। डॉक्टर्स के एहतजाज में मार कुटाई उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। डॉक्टर्स पिछले 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं कि वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को नहीं मानते। उनका ये मानना है कि तालीम के म्यार को बेहतर करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और तालीम के म्यार को बेहतर किए बगैर इजाफी इम्तिहान लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि जैसे जो वकला हैं ये LLB करने के बाद भी बार का लाइसेंस लिए बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तब तक यंग डॉक्टर्स को भी MBBS के बाद प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर 2019 में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कायम किया था और फिर PMC ऑर्डिनेंस 2019 के सेक्शन 21 के तहत पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए आर्जी और मुकम्मल लाइसेंस हासिल करने के लिए NLE पास करना लाजमी करार दिया गया था। अब यंग डॉक्टर्स इस एहतजाज को मुल्क गिर एहतजाज बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन हुकूमत भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये मुतालबा आप लोगों का किसी ने नहीं मानना। मुझे ज्वाइन करें
इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान भट्टी हैं, तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी साहब आपका। इमरान भट्टी साहब, मसला क्या है? अभी जैसे मैं अपने इंट्रो में भी बता रही थी, जैसे वुकला को भी लाइसेंस लेना पड़ता है LLB करने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोगों को क्या मसला है लाइसेंस के लिए इम्तिहान देने का? क्यों आप लोग इसमें जो है ना वो इनकारी हैं? वजह क्या है? देखें, जिस तरह चीज़ें पेश की जा रही हैं, जिस तरह चीज़ें आवाम को बताई जा रही हैं, मीडिया को बताई जा रही हैं, चीज़ें उस तरह नहीं हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान के अंदर पिछले कई माह से कैंपेन्स जारी हैं जिसमें कन्वेंशन का सिलसिला जारी है। बेसिकली समझना ये होगा कि NLE क्या है। जब वकील अली रज़ा वाइस प्रेसिडेंट PMC और जब वकील फवाद साहब तशरीह करेंगे मेडिकल के जो ऑर्डिनेंस हैं, जो मेडिकल के लॉज हैं, तो इसलिए तशरीह उनकी बिगड़ेगी। आपको ये किसी भी डॉक्टर से पूछना चाहिए। इसी सिस्टम के तहत डॉक्टर अरशद तकी जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट हैं PMC के, वो इसी सिस्टम के तहत डॉक्टर बने और उसी सिस्टम ने ही उनको PMC का प्रेसिडेंट लगाया। इसी सिस्टम के तहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो एडवाइज़र हैं हेल्थ के जो PM साहब के, इसी सिस्टम के साथ वो ग्रेजुएट हुए, इसी सिस्टम के साथ वो जाके मिनिस्ट्री में बैठे। इसी सिस्टम के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब, ठीक है, लेकिन आप देखें ना PMC ऑर्डिनेंस 2019 में नहीं दिया, 19 में इसमें तब्दीली की ना, जिसमें ये सब चीजें शामिल की गई कि आरजी और मुकम्मल लाइसेंस लेने के लिए NEL पास करना पड़ेगा। ये आप देखें ना, 2019 में तब्दीली की गई, एक कानून बन गया, इसके लिए यू हैव टू फॉलो। जब भी कोई कानून बनाया जाता है जमहूरी माशरे में, उसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी इंट्रोस्पेक्शन की जाती है, उसके प्रोन्स एंड कॉन को डिस्कस किया जाता है एक्सपर्ट्स के साथ। जब ये ऑर्डिनेंस, पहले तो बात है ये सदाती ऑर्डिनेंस आया PMC का, जिसको PMDC जो कि हमारा कानून था, जो डॉक्टर्स को रेगुलेटरी बॉडी थी, उसको डिमोलिश किया गया ऑल ऑफ द सडन ओवरनाइट। नौशेरवा बरकी साहब के कहने पर, जिन्होंने कोरोना के अंदर पल्मोनोलॉजिस्ट होते हुए अमेरिका में खिदमत तो दी लेकिन पाकिस्तान में कोई खिदमत सरंजाम नहीं दी। पाकिस्तान के इसी सिस्टम के रहते हुए डॉक्टरों ने 180 जाने दी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिस्टम के तहत पढ़ने वाले डॉक्टर्स ने आपको कोरोना की जंग जीत के दिखाई। आज अमेरिका पीछे है, आज इंग्लैंड पीछे है, आज पूरा यूरोप पीछे है। आपके पड़ोस में लाशें सड़कों पर बिछी रही, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर जंग से पीछे नहीं आ रहे, मैदान जंग में लड़े रहे, अपनी जानें देके अपनी कौम की खिदमत सरंजाम देते रहे। और पिछले 2 साल से किसी भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन के फोरम से कोई भी प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया गया। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, अपनी सर्विंग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में ये टेस्ट पास करना पड़ता है, ये लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है, सिर्फ एक दफा नहीं, 4-5 सालों के बाद ये हर मुल्क में, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, आप किसी की भी मिसाल ले लें, डॉक्टर्स ये टेस्ट देते हैं। आप तो कह रहे हैं हमने एक दफा नहीं देना, वो चंद सालों बाद रिपीट होता है वहां पे पूरी दुनिया में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अमेरिका और इंग्लैंड में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में एक डॉक्टर के ऊपर 300 पेशेंट नहीं चढ़ा दिए जाते। पाकिस्तान, अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर को थप्पड़ रसीद नहीं किए जाते, वहाँ कानून है, वो जंगल नहीं है। पाकिस्तान एक जंगल का कानून फॉलो करता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें करनी है, सबसे पहले लीगैलिटी को चेक करें। मैं अब टेक्निकल इशू उठाता हूँ कि किसी भी लॉ को आप इंट्रोस्पेक्शन आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। जो बैजेस PMDC, हमारा जो मुतालबा, हम ये नहीं करें कि NLE ना लेके आएँ, हम ये नहीं करें कि एग्ज़ाम ना लें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पाकिस्तान की अपनी कायम करदा बॉडी है, उसके अंडर 57 के करीब एग्जाम्स लिए जाते हैं डॉक्टर्स के 5 सालों के अंदर, जो कि उनकी जो मेरिट को टेस्टिफाई करते हैं। उसके बाद एक आफ्टर 5 इयर्स एक फाइनल ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है। उस एग्जाम के बाद उनको टेम्पररी लाइसेंस दिया जाता है 1 ईयर का, कि हॉस्पिटल में जाके अपनी हाउस जॉब करें। जब हाउस जॉब के बाद वो हॉस्पिटल उनको जज करता है कि उनकी स्किल्स इतनी इक्विप्ड है, दे आर इक्विप्ड एनफ, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं जिसपे उनको परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद FCPS की जो CPSP, देखिए जब ये ऑर्डिनेंस 2019 जारी हुआ, स्पेशलाइजेशन में एनरोलमेंट मिलती है। ये तो चीजें 2019 में शामिल हो गई ना। एहतजाज आप लोग आज कर रहे हैं, क्या उस वक्त आप लोगों से बात नहीं की थी? उस वक्त भी बड़ा ये इशू उठा था, उस वक्त आप लोगों को नहीं बिठाया था? ये एहतजाज
ये एहतजाज 2019 से ही जारी है। मसला ये है कि हमारी कौम को एहतजाज तब नज़र आता है जब सड़कों पे खून बहता है, जब दरवाजे टूटते हैं, जब ज़ख्म लगते हैं जिस्म पे, तो एहतजाज। हमने अपना खामोश प्रोटेस्ट, हम मीटिंग्स करते रहे इनके साथ। 2019 में जब आया और 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्ट में कोरोना की सिचुएशन आ गई, हम अपनी सारी एनर्जीज कोरोना के अंदर सर्व की। हम सड़कों पे नहीं निकले, हमने इनसे मीटिंग्स की, बारहा मीटिंग्स की। इन्होंने हमें हर दफा फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, आखिरी सवाल मेरा, अभी फवाद चौधरी साहब आप अभी कह रहे थे कि कोई बेस नहीं है आप लोगों के एहतजाज की, पूरी दुनिया में ही होता है, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ये मुतालबा आपका कोई मानने वाला नहीं है, आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी? फवाद चौधरी साहब ने कभी फवाद चौधरी साहब को क्या पता कि मेडिसिन क्या होती है और उसका क्राइटेरिया क्या होता है। एक डॉक्टर बनने के लिए रेडीबान और दुकानदार के बच्चों को बचपन से लेके जवानी तक सर्फ करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनता है। फवाद चौधरी साहब, आपकी तरह बाय हुक एंड क्रुक मिनिस्ट्रियां हासिल नहीं की जाती। और बाकी रह गई हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये डॉक्टर्स, आज जो तशद्दुद किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर, आज जो अरेस्ट की गई स्टूडेंट्स। डॉक्टर साहब बात सुन लेना, वो कहते हैं कुछ नहीं होना, नहीं मानना मुतालबा। आप सिंपल इज दैट। आप हमें पता है ये रास्ते मदीना नहीं है, हमें पता है ये जमहूरियत नहीं है, ये फ़िरौनियत है, हमें पता है दूसरों को कानून। आपने देखा हफ्ता पहले जो लाहौर के अंदर बरकत मार्केट के सामने एहतजाज हुआ था, उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है जिसपे उन्होंने क्राइम लिखा गया है। पुलिस और जो अदारे हैं जो गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से टॉर्चर, पूछ रही हूं, आप अगली बात कर रहे हैं, आप लोग ऐसे सड़कों पे रहेंगे? आज नहीं, हम सड़कों में हम देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की लॉजिक ये है कि लड़ाई, फाइट, वॉर किसी चीज का हल नहीं होती, डायलॉग टेबल हर चीज का हल होता है। बिल्कुल, क्या हम जब लाहौर में करते हैं, कोयटा में करते हैं और पेशावर में करते हैं, तो आप इंगेज करें डायलॉग से, हमारी बात सुने, ले आए एनएलई, हमें टेबल टॉक पे करें। अगर हम आर्गुमेंट्स विन करते हैं तो आप हमें समझिए, अगर आप नहीं करते तो आप बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान भट्टी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।